बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज पहली बार प्लीज एक बार हाथ खड़ा करें, आपके लिए तालियां बजाना चाहते हैं। पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारे लोग हैं, एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। देखिए, मैं जब पैकिंग में आया था तो सबसे पीछे बैठा था। कहाँ बैठा था? सबसे आगे बैठे थे। आज आपसे में कहीं नजर नहीं आते और पीछे वाला सबसे आगे आ गया। तो पीछे जो लोग बैठते हैं ना, उन पर निगाह मेरी थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको आगे बुलाया है। तो थोड़ा अगर संभव हो तो एक बार खड़े हो जाए, थोड़ा सा आगे कुर्सी कर लीजिए। मुझे पता है कि नहीं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, बनारस में मैं रहता हूँ, लेकिन हूँ बिहार का। कहाँ का? आप लोग कहाँ के हैं? बिहार। लग नहीं रहा है। एक बिहारी सब पे भारी, यहाँ इतने बिहारी। थैंक यू, थैंक यू। बिहारी उत्तर प्रदेश में जाके पूरे बिहार का डंका बजा दिया है। यूपी वालों को आरसीएम में लाया ही नहीं है। बहुत सारे लोग आरसीएम के आगे भी निकल गए हैं और ज्यादातर मेरी मीटिंगें बिहार में कम होती है और यूपी में ज्यादा होती है। मैं रहने वाला गया का हूँ। गया का नाम सुना आप लोगों ने? बोध गया। मैं उसी धरती से हूँ। भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल का वृक्ष है, वहाँ पे उन्होंने तप किया था। उनके पाँव के निशान हुए। कितने लोग बोध गया गए हैं? देखो यार, बिहार के होके भी आप लोग नहीं गए बोध गया यार। आप लोग जाइए वहाँ, देखिए एक बार। भगवान बुद्ध जहाँ पे तपस्या किए थे, उस पीपल के वृक्ष के आगे आधा घंटा 10 मिनट बैठने से आपको बड़ी शांति मिलती है। तो मैं उस धरती से हूँ, लेकिन आज मैं उस धरती पे आया हूँ जहाँ माँ जानकी का जन्म स्थल है, सीतामढ़ी। तो बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप रहते ही यहाँ पे हैं। मैं सीतामढ़ी जैसे ही आया, मैं धरती को नमन किया। और साथियों, आज मैं बनारस से डायरेक्ट आ रहा हूँ। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप लोग गए वहाँ? बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पुराण और वेद में जिक्र है इसकी। और इतना सिद्ध मंदिर है कि बगल में गंगा घाट है। आप स्नान करके जाके मन्नत मांगना और वहां से मांग के आना। और क्या मन्नत मांगना? मन्नत मांगना कि हे भोलेनाथ, मुझे आरसीएम का डायमंड बना दो। क्या बना दो? डायमंड बना दो। डायमंड बना दो। तो आज मैं भोलेनाथ मेरे को भेजा है यहाँ पे। मैं उन्हीं का भक्त हूँ और उन्हीं के इशारे पे चलता हूँ। और मैं भगवान भोलेनाथ से मन्नत मांग के आया हूँ कि हे प्रभु, आज सीतामढ़ी के जितने लोग मेरे साथ सामने बैठेंगे, जो भी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, एक एक व्यक्ति का जीवन आज यहाँ से बदल के जाएगा। ये भोलेनाथ ने मेरे को तथास्तु बोला है। क्या बोला है? जोर से बोलिए। यस, तथास्तु बोला है। तो अगले आधा घंटा 45 मिनट हम आपके बीच में रहेंगे। थोड़ा टाइम इधर उधर हो सकता है, थोड़ा झेल लेना आप। दुनिया में सबसे कठिन काम है सुनना, बोलना सबसे आसान काम। अभी हम कठिन कार्य नहीं कर रहे हैं, कठिन कार्य आप कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ आपका सुनने की जो क्षमता है वो फिक्स होती है, ज़्यादा देर आदमी झेल नहीं पाता। आपने देखा होगा स्कूल में 45 मिनट का क्लास होता है। क्यों होता है? क्योंकि छोटा बच्चा 45 मिनट से ज़्यादा एक व्यक्ति को झेल नहीं सकता, इसलिए घंटी बजती है और दूसरा टीचर आता है। यस और नो? तो साथियों, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। मैं रहने वाला बेला के पास में एक गांव है, गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
नरमा गांव, मैं वहीं से हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन हमारे ही गांव के स्कूल में हुआ। उस समय तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, बट अभी वहाँ पे बिल्डिंग बन गई है। हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे बोरा बिछा के पढ़ते थे। बोरा समझते थे? यस। उसी बोरे पे पढ़ते थे और अक्सर ऊपर से चिड़िया रोटी कर तो हम लोग को तो दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जो बेचारे टीचर आते थे पढ़ाने, उनका ड्रेस अक्सर गंदा हो जाता था। कई बार मेरा बोरा गायब हो जाता था। दूसरे के बोरे में बैठते थे और दूसरा बैठने नहीं देता तो जमीन पे बैठ के पढ़ाई की। साथियों, बचपन बहुत अफवाह होती है। 5 भाई, 1 बहन, 6 भाई बहनों का परिवार है। बाबूजी किसान थे, अब दुनिया में नहीं है। और खेती बाड़ी का इतनी बुरी स्थिति थी कि बता नहीं सकते। कोई सिंचाई का साधन नहीं था। बारिश होती थी तो खेती होता था, बारिश नहीं होती थी तो खेती नहीं होता। और कई बार 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल लगातार बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता था। अब आप सब लोग समझदार हैं, 6 भाई बहन, आय का कोई स्रोत नहीं। मेरे बाबूजी एक इकलौते भाई थे। उनके दादाजी यानी मेरे दादाजी जब बाबूजी छोटे थे तभी चल बसे थे। कोई चाचा जी नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं था। बहुत बुरी स्थिति थी, मैं आपको बता नहीं सकता। स्थिति इतनी बुरी थी कि बाबूजी एक अच्छा काम किए कि हम सारे भाई बहन को पढ़ाया लिखा। मेरे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल है, अग्रवाल हाई स्कूल। वहां पढ़ने जाते थे, खाली पैर पढ़ने जाते थे। गर्मी के दिनों में जब स्कूल मॉर्निंग होती थी तो सुबह दिक्कत नहीं होती थी जाने में, लेकिन दोपहर के समय जब वो सड़क गर्म हो जाता था, मिट्टी कंकड़ पत्थर सब गर्म हो जाते थे, तो वो 4 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर समझ में आता था। पाँव में छाले पड़ जाते थे कई बार, लेकिन स्कूल जाते थे। ठंडी में कई बार पैजामा नसीब नहीं हुआ, हाफ पैंट पहनते थे हम सारे भाई। हाफ पैंट क्यों पहनते थे? क्योंकि पैजामा खरीदने के पैसे नहीं थे। हम सारे भाइयों में 1.5 साल 2 साल का गैप था। हाफ पैंट पहनते थे, वो पीछे फट जाता था तो मां चिप्पी लगा देती। इधर फट गया तो इधर चिप्पी, इधर फट गया, और कई बार चिप्पी फट गया तो चिप्पी के ऊपर चिप्पी लग जाता। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। देखो, गरीबी चीजें ऐसी है, आप सुन करके मजा ले रहे हो, जो लोग देखते होंगे कितना मजा लेते हो। ये सुनो, देखिए आज मैं अपने बारे में बताने नहीं आया हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा किस्मत खराब है। क्या बोलते हैं? किस्मत खराब। बड़ा जोर से बोलिए। किस्मत खराब है। मैं भागा हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आरसी तो करना चाहता हूँ, क्या करूँ सर? मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है भरवाने। अरे भैया, मोटरसाइकिल तो है ना, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। इतने गरीब थे ना, इतने गरीब थे, यहाँ पे जो अपने आप को सबसे गरीब कहता है ना, उससे भी ज्यादा मैं गरीब था। कहा जाता है कि गरीब जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बड़ा पाप है। साथियों, जैसे तैसे है, फिर गया शहर में आए, गया कॉलेज गया, मगध यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज है, गया कॉलेज गया। नाम सुना है कि? यस। उस कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ। पढ़ाई में अच्छे थे, हाई स्कूल में डिस्टिंक्शन था, इंटर में भी मेरा डिस्टिंक्शन था। ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई करने लगे और 10 बच्चों को पढ़ाते थे। 30 रुपया एक बच्चों से ट्यूशन लेते थे, ट्यूशन फीस। 10 बच्चे ढूंढ लिए थे, 300 में 75 रुपया रेंट देते थे। एक कुआं था, उसी कुएं में पानी निकालते थे, बर्तन मांजते थे। और एक हमारे मामा जी ने टूटी फूटी साइकिल थी, हमारी ममेरी बहन की। उस साइकिल हम लोग को बड़ी दया उनको आता था कि यार बहुत बेचारा जो गरीब है, तो साइकिल दे दिए थे। उसी साइकिल से कॉलेज जाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। बहुत लोग, दोस्त लोग चिढ़ाता था कि अरे ये तो लेडी साइकिल है, होता है ना आगे कटा हुआ, वही वाली साइकिल से हम लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। दिमाग में बस एक ही चीज
चीजें बातें चल रही थी कि यार मुझे जॉब लेना है। क्या लेना है? थोड़ा जोर से बोलिए। नौकरी लेना है। हालांकि मेरा नंबर चौथा है, 3 भाई हमसे बड़े हैं, लेकिन सबसे पहले नौकरी मैंने लिया। कारण क्या था? कारण एक ही चीज था कि मैं अपने बाबूजी से बहुत ज्यादा कनेक्ट था। बाबूजी बड़ी तंगी में रहते थे। मुझे लगता था कि यार जितना जल्द से जल्द पैसा कमा के बाबूजी की मदद करें, और इसीलिए मैंने फॉर्म भरा बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का। पहली बार रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में मेरी पोस्टिंग हुई, बनारस रीजन में। और मैं बाद में 2 भाई को साथ में रख के पढ़ाया। मेरा एक भाई आज रेलवे में बहुत बड़े पद पे है, IRCTC जिससे आप टिकट लेते हैं उसी में ज्वाइंट जनरल मैनेजर है। उनके अंडर में 8000 एम्प्लॉई काम करता है, बहुत बड़ा पद है। दूसरा भाई मेरा इंजीनियर हो गया, वो भी बहुत अच्छे पोस्ट पे है, रिलायंस में है। पूरा एक रिलायंस का एक बहुत बड़ा प्लांट है, वो उसके अंडर में काम होता है। मैं भी यूनियन बैंक में आ गया। एक और मेरे भाई बड़े थे, वो रेलवे के बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो गए। वो भी मेट्रो रेल दिल्ली में बना, उन्हीं के सुपरविजन में। बाद में घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। मेरी शादी हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर मेरे ससुर जी, उनकी इकलौती बेटी से मेरी शादी हुई। मैंने भी मास्टर डिग्री लिया, MA किया सोशियोलॉजी से। पूरे यूनिवर्सिटी का मैं टॉपर था, बैंक की नौकरी करते हुए। कॉलेज वालों ने बुला के मुझे सम्मान दिया कि यार जो परमानेंट स्टूडेंट है वो नहीं इतना नंबर लाया, तुम बैंक की नौकरी करते हुए इतना नंबर कैसे ले आए? तो ईश्वर की कृपा अच्छी थी कि जहां लगते थे टॉप करते थे। कभी भी सेकंड पोजीशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने लाइफ में। लोग कहते हैं कि आरसीएम कौन लोग करता है? जिसके पास कोई काम नहीं है। अनपढ़ लोग करते हैं, फेल्यूर लोग करते हैं, जिसको सरकार 10,000 रुपए के लायक नहीं समझता, वो आरसीएम करे। गांव में इस तरह की चर्चाएं होती है। ये सब लोग थोड़ा बोलिए आप लोग। यस। आज मुझे बनारस से हम क्यों बुलाया गया कि बच्चे नादानी मत कर। देख, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छी नौकरी थी मेरी। आज अगर मैं यूनियन बैंक में होता तो कम से कम मेरी 1 महीने की जो सैलरी होती वो होती 2 लाख पर मंथ। कितना? 2 लाख। बोलो सब लोग। 2 लाख पर मंथ। बैंक की नौकरी, सीनियर मैनेजर होता है। और बैंक सिर्फ सैलरी नहीं देती है, बैंक सैलरी के अलावा इतनी सुविधाएं देती है कि अगर मैं बताने लग जाऊं सुबह से शाम हो जाए। क्या क्या देती है मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। बैंक रहने के लिए बहुत शानदार आलीशान मकान का रेंट देती है। कितना रेंट देती है आपको पता है? 2-4-10,000 देती है। 50-50 हजार रुपया रेंट देती है। कितना? जो शहर का सबसे महंगा घर होता है ना, बैंक वाले उसी घर में रहते हैं, आपने देखा होगा। यस और नो? बैंक और क्या क्या सुविधा देती है? कार खरीदने के लिए पैसा देती है, मकान खरीदने के लिए पैसा देती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देती है, घूमने फिरने के लिए पैसा देती है। हर 2 साल पे डोमेस्टिक टूर देती है, 4 साल पे फॉरेन ट्रिप देती है। कार के पेट्रोल का पैसा देती है। कितना देती होगी? 10-15 लीटर? नहीं भैया, 100 लीटर से ज्यादा का पेट्रोल हर महीने पैसा देती है बैंक। मेडिकल खर्चे सारे देते हैं, परिवार के, माँ बाप के, बच्चे सबके, जो भी बीमार पड़ेगा बैंक बीएल करेगी, सारा खर्चा। फर्नीचर खरीदने का पैसा देती है सर। आप घर में जो फर्नीचर खरीदते हो ना, कितना देती होगी? 10-15 हजार? 1 लाख से ऊपर देती है सर। एक अच्छी खासी नौकरी, एक अच्छा खासा जॉब छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ? आरसीएम कहते पता है क्या बोलते? सब पता है। आज अच्छे से पता चलेगा। मैंने बोला है ना आधा घंटा रुक जाना। आज ऐसी सर्जरी होगी ना कि आज के बाद भूल जाओगे आरसीएम को फारसी बोलना। दम लगा के
क्षेत्र के बारे में, तब तक आपको बात नहीं करनी चाहिए। हर क्षेत्र में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग टांग अड़ाते हैं। टांग अड़ाते हैं। टांग नहीं, गर्दन भी भिड़ा देते हैं, मुंडी भी भिड़ा देते हैं। लड़ जाएंगे आपसे आरसीएम की बुराई करते करते, साबित करने में लगे हैं कि आरसीएम खराब है। आरसीएम खराब क्यों है पता है? क्योंकि आरसीएम में अभी कुछ लग नहीं रहा है। यस। बड़े आसानी से आपको मिल जा रही है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है। इस बैंक की नौकरी को मैंने अभी बताया ना, सारा बखान किया ना। अगर आज यहाँ भाई लोग अनाउंसमेंट कर देते ना कि आओ बैंक की नौकरी मिलेगी, ज्वाइनिंग लेटर हाथों हाथ ले जाओ, एकदम गारंटी के साथ। मैं गारंटी बताता हूँ 10-20 कुचल के मर जाते हैं। यस। यस और नो? लेकिन बताया जा रहा है कि आरसीएम के लिए बैंक की नौकरी छोड़ के आदमी आरसीएम कर रहा है। अरे ऐसा झूठो बोलते हैं, अरे ऐसा बेवकूफ बनाते हैं। अरे भाई साहब, इतना आसान थोड़ी है किसी को बेवकूफ बनाना। वो जमाना गया जब कोई किसी को बेवकूफ बना देता था। आज गूगल का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है, आज कंप्यूटर का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। डालो इंटरनेट पे, मेरा पीएफ नंबर नोट करो, डालो फेसबुक पे, डालो सर्च करो डी कुमार आरसीएम, यूट्यूब पे सर्च करो, रिजिग्नेशन लेटर मेरा मिल जाएगा। हेलो, क्या बात है यार, कोई बेवकूफ बना के चला जाएगा आप? और एक बार चला जाएगा, दूसरी बार थोड़ी। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। यस। और आखिरी बार नहीं आ रहा हूँ, अगली बार फिर आऊंगा। चिंता मत करो। थैंक यू। अरे जाग मेरे बिहारी भाई, जाग। बिहार को पूरा हिंदुस्तान में हमेशा चर्चा में रहता है कि नहीं रहता? तो बिहार चर्चा में रहता है और बिहारी गुमनामी में खोया हुआ। बिहारी भी तो चर्चा में होना चाहिए। यस। डी कुमार चर्चा में है उत्तर प्रदेश में, झंडा गाड़ दिया पूरा का पूरा। और आज इतने डी कुमार पैदा करने के लिए आया हूं यहाँ पे। साथियों, जिस नौकरी को मैंने हासिल किया था ना, वो खैरात में नहीं मिली। 18 साल 3 महीना मेरी उम्र थी जब फॉर्म वैकेंसी आई थी बैंक की। उस समय मैं इंटर में पढ़ रहा था, सॉरी ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, इंटर पास कर चुका था। बीएससी पार्ट 1 का एग्जाम था और बैंक का एग्जाम, दोनों कोलाइड कर गया डेट। मेरे सामने किसी एक को चुनना था। मेरे दोस्त, एक मुन्ना नाम था, वो बहुत अच्छा लड़का था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे साथ में ही रहता था। हम लोग रूम पार्टनर थे, मेरे साथ में पढ़ता भी था, क्या बोले क्या। उसने मेरे को बहुत समझाया कि अरे यार पहले ग्रेजुएशन कर ले, फिर बैंक की तैयारी करना, फिर परीक्षा देना। लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, मुझे जॉब लेना था किसी भी कीमत। मैंने मुन्ना को बोला कि देख भाई, तेरे पापा तो डॉक्टर हैं, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन मेरे को बहुत दिक्कत है। मुझे पैसा कमाना है और भाइयों को पढ़ाना है, बाबूजी अकेले हैं, कोई आय का स्रोत नहीं है। लेकिन मुन्ना ने कहा कि देख, हड़बड़ी में गड़बड़ हो जाएगा, न तुम्हारा बैंक में सिलेक्शन होगा और न ही तुम बीएससी पार्ट 1 निकल जाएगा हाथ से। फिर 1 साल को पार्ट 1 में रहना पड़ेगा। मैंने मुन्ना को बोला कि यार एक चीज बताओ, अगर हम तैयारी करेंगे, परीक्षा देंगे तो क्यों नहीं होगा बैंक? उसने कहा कि भैया 17 लाख लड़के परीक्षा में बैठ रहे हैं और वैकेंसी मात्र 150 है। कितनी वैकेंसी थी? 150। और कैंडिडेट कितने थे? 17 लाख। मुन्ना ने कहा कि देख बेटा, इस लॉज में हम लोग रहते हैं ना, 7-8 लड़के ऐसे हैं जिनसे हम तुमको मिलवाएंगे, पिछले 8 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5-5-6 बार रिटेन क्वालिफाई कर गए, इंटरव्यू में चढ़ गए, और तुम पहली बार भी देने जा रहे हो और इतना बड़ा निर्णय लेके बीएससी परीक्षा छोड़ दी। मैंने मुन्ना को बोला कि देख यार, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, वैकेंसी 150 है, हमको तो एक ही चाहिए ना। यस। 150 तो फालतू है। 150 वैकेंसी हो, 1500 हो, 1.5 लाख वैकेंसी हो, उससे क्या लेना देना यार? आपको तो एक ही चाहिए ना। यस। थोड़ा जोर से बोलिए ना। यस। कि 5 ले लेंगे आप? नहीं, एक ले लेंगे। मैंने कहा यार 150 फालतू है। मुन्ना ने बोला बेटा चलो तुमको मिलवाते हैं उन लोगों से जो 5-5 साल 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा चलो मिलते हैं। उसमें कई लड़कों ने मेरे को सलाह दी कि अरे भाई
कभी तुम नए नए आए हो, बीएससी पार्ट 1 के छात्र हो, ग्रेजुएशन कर लो फिर तैयारी करना। आसान नहीं है, बहुत टफ है। मैंने कहा सर क्या टफ है बताओ ना। अरे बोला यार देख ये सारा किताब है, चाट गया हूँ, पढ़ के रट के मार लिया हूँ, फिर भी मेरा 3-3 4-4 बार रिटर्न हुआ, इंटरव्यू में छट जाता हूँ। सभी के सभी लोगों ने मेरे को डराया। क्या किया? थोड़ा जोर से बोलिए। डराया। यहाँ तक कि मेरे बाबूजी को भी मुन्ना ने भड़का दिया। बाबूजी भी आगे यही समझा रहे थे, मेरे बेटा तुम फॉर्म भरती हो बीएससी पार्ट 1 का, 700-800 रुपया उस समय लगता था फॉर्म भरने का, क्यों परीक्षा छोड़ रहे हो बीएससी? ये तो भाई 33 नंबर 33% मार्क्स लाना है, पास कर जाओगे, और वहां तो अनिश्चित है। पिताजी ने भी मुझे समझाया, बड़े भाई ने समझाया, छोटे भाई ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, सब लोग समझाया। क्या समझाया? बोलिए। नहीं हो पाएगा। चुपचाप बीएससी करो, जो कर रहे हो वही करो। लेकिन बचपन से एक अच्छी आदत थी मेरी कि जल्दी कोई बात दिमाग में घुसती नहीं है, और घुस जाती है ना हटते नहीं, निकलते तो नहीं। बाप क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं निकाल सकता। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जैसे अर्जुन की निगाह मछली की आंख, वैसे मेरी निगाह बैंक का एग्जाम चल रहा है। क्या मैं उसको क्रैक करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए? मैंने किसी की बात नहीं सुनी। 40 क्वेश्चन का सेट मैंने मंगाया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक अलग सेट था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का एक अलग था, किरण पब्लिकेशन का मैंने खरीदा, पटना से ही निकलता था पहले। और रात में बगैर खाए कुर्सी टेबल पे बैठ के लंटेन जला के, उस समय लंटेन चलता था, डिग्री। आजकल तो लोग लंटेन डिग्री, आजकल का बच्चा तो समझेगा ही, अब तो खत्म हो गया, उस जमाने की दौर ही खत्म हो गया। उस समय लालू जी का राज एक चरम पे था बिहार में, और लाइट नहीं रहती नहीं, बिजली का खंभा ही नहीं था तो लाइट कहां से रहेगी? खंभा भी लोग उखाड़ ले जाते थे, पता नहीं क्या करते थे, भाग जाते थे। तो उस दौर में मैंने पढ़ाई किया। ऊपर में कटरा था, कटरा जिस कमरे में रहते थे, एस्बेस्टस, गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, और उस गर्मी में पसीने पसीने होके बनियान निकाल देते थे और पूरी रात लंटेन जला के पढ़ाई करते थे। क्या करते थे? जोर से बोलिए। सुबह उठते थे फिर लग जाते थे पूरा दिन। मैंने 8 महीने भूल गया कि मैं धरती पे हूं, और रोज मेरा मुन्ना साथ में रहता तो बार बार एक ही चीज कहता कि तू बेटा कितना भी पढ़ ले लेकिन तेरा होने वाला नहीं है। अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो गट्टा काट देंगे। क्या बोलता था? और मैं बोलता था कि बेटा तू अपना गट्टा काटने के लिए तैयार हो जा, तेरा गट्टा भगवान भी बचा नहीं पाएगा। बड़ा गलत जगह पंगा ले लिया। साथियों, जब परीक्षा देकर आए, मुन्ना आया, पूछा कैसा हुआ? मैंने कहा 100 में 100 किए हैं, 101 में तो होगा नहीं भाई। 200 क्वेश्चन है, 200 के 200 कर डाले। और प्रैक्टिस मैंने इतना भयानक किया था, घड़ी रख के मैं प्रैक्टिस करता था, 15 मिनट पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। उस लॉज में चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा मेरा 10 छूट गया, किसी ने कहा 15 छूट गया, किसी ने कहा मैथ्स का सेट बड़ा कठिन था, किसी ने कहा रीजनिंग बहुत कठिन था, और मैं चुपचाप मुस्कुरा रहा था। क्या कर रहा था? लोग मेरे से कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि सबको पता था नया खिलाड़ी है, ये क्या बताएगा। क्या कहा बेटा मैं नहीं बताऊंगा, मेरा रिजल्ट बताएगा। क्या बताएगा? रिजल्ट बताएगा। मुन्ना ने कहा कैसा पेपर हुआ? मैंने कहा बेटा 100% हो रहा है। बोला चल मिठाई खिला, इतना कॉन्फिडेंस है। मैं ले गया उसको रसगुल्ले की दुकान पे, और रसगुल्ला बोला कि भैया इसको रसगुल्ला खिलाओ। उसने मुंह में डालते हुए तरफ सच्चे हो जाएगा तारे, तो रसगुल्ला खिला रहे किस बात में? पागल है क्या? अरे मैंने पहले ही बोला है, इस धरती पर कोई माइक अलग पैदा नहीं हुआ जो डी कुमार को सेलेक्ट होने से रोक दे। किसी की औकात नहीं है। मुन्ना ने कहा अच्छा बेटा देखते हैं, रिटन का रिजल्ट आया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दौड़ता हुआ, अरे रिजल्ट आ गया। मैंने कहा तू देख मेरा रिजल्ट क्लियर है। बोला रोल नंबर बताओ। मैंने रोल नंबर बताया। कहता अरे सच्ची तुम्हारा रोल नंबर है, तू साला इंटरव्यू में छट जाएगा।
मैंने कहा हनुमान जी को जाके लड्डू चढ़ा ये मैं छड़ जाऊँ। जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ पता है मुन्ना ने क्या कहा? यार तुम्हारा किस्मत बड़ा अच्छा। क्या बोला? अच्छा बताओ किस्मत अच्छा था कि डिसीजन अच्छा था? डिसीजन। जोर से बोलो। अरे लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं, आधी आबादी किस्मत के भरोसे बैठा है। मेरे बाबूजी खटिया तोड़ते रहते थे और कहते थे बेटा किस्मत में जब तक नहीं लिखा होगा कुछ होने वाला मैं छोटा था लेकिन बाबूजी से भिड़ जाता था, कहता बाबूजी किस्मत से कुछ नहीं होता, कर्मयोगी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कर्मयोगी। जोर से बोलो। कर्मयोगी नहीं बनना चाहते, किस्मत। बारिश होगी तो खेती होगी। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। तो लेकिन बचपन से मैं बाबूजी को देखता था, कभी डिसीजन लिए नहीं। और इस धरती पर 99% लोग निर्णय नहीं ले पाते, बहुत कमजोर निर्णय होता है। मैंने फील किया है कि जिंदगी में अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, कामयाब बनना है, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? थोड़ा जोर से बोलिए। क्या लेना पड़ेगा? बहुत लोग इस हॉल में बैठ के ना डिसीजन ले लेंगे कि हाँ हम भी करेंगे आरसीएम। बाहर मिलेगा 4 चंपालाल। क्या मिलेगा? चंपालाल। मुंह में गुटका मार के आरसीएम को दूंगा। बनारस वाले बोलते हैं बर्बाद हो जी बाप। क्या बोलता है? कुछ जोर से बोलिए। अरे यहाँ सीतामढ़ी में भी हो गए यार, हर जगह राय बाहर हुए। चंपालाल, हम लोग उनको क्या बोलते हैं? चंपालाल। और हमने से 99% चंपालाल की बात सुन के डिसीजन नहीं लेते हैं। 4 आदमी। कितने? 4 आदमी। जोर से बोलो। 4 आदमी। अरे गए हैं करोड़पति बनने चले हैं महाराज। अरे आपके रास्ते में भगवान भी आके खड़ा होके बोले ना तेरे से नहीं होगा, भगवान को भी ना ऐसे सीना ठोक के बोल भगवान अगर कोई करेगा तो मैं ही करूंगा, बाकी किसी से नहीं होगा। बोलो तैयार है? आवाज अंदर से आनी चाहिए, मुट्ठी बांध के बोलो तैयार है? कुछ लोग पड़ोसिया को देख रहे बोल रहे हैं। अरे पड़ोसी भाड़ में जाए यार, साला जिंदगी हमारी है, हमारी। हम चाहेंगे तो हम अपनी जिंदगी को स्टार और सफायर डायमंड बना देंगे, और हम नहीं चाहें तो इस धरती पर कोई नहीं बना सकता। अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ नहीं कर सकता आपका, न तो बिगाड़ सकता है आपका, न बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम खुद को नहीं देखते, किसको देखते हैं? जोर से बोलो ना। एक बंदे ने कहा सर सारे लोग स्टार नहीं बन जाएगा आरसीएम में। मैं कहा तेरे जैसे लोग नहीं बनेंगे। अरे भैया जैसे आप सोचते हो ना सारे वैसे ही सोचते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? मेरे दिमाग में 20 साल पहले यही विचार आया, क्या मैं भी अगर आरसीएम करने लग गया, सब करने लग जाएंगे तो क्या सब बन जाएंगे? तुरंत मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, बेटा सब ऐसे ही सोचते हैं। कॉमन मैन, आम आदमी जिंदगी भर आम आदमी बन के जीता है, पता है क्यों? सब एक जैसे सोचते हैं, सब एक जैसे सोचते हैं भाई। मुझे याद है बचपन में जब मैं छोटा था, बीमार पड़ता था, हमारे घर का कोई परिवार का सदस्य बीमार पड़ता था, बाबूजी जाते थे पड़ोसी से पूछते थे किस डॉक्टर के पास दिखाऊं, तो पड़ोसी बोलता था वो डॉक्टर है ना उनके पास चले जाइए, तो बाबूजी वहीं चले जाते थे। तो मुझे लगता था कि शायद वो एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टरी के क्षेत्र में कोई नॉलेज होगा इसलिए बताते होंगे। कुछ दिन के बाद पता चला कि उनके घर में भी कोई बीमार पड़ा तो दौड़ के हमारे बाबू के साथ पूछते थे कौन है, कहाँ ले जाइए। अरे मतलब तो मामला बड़ा गौर बोल रहा है। अरे सारी दुनिया एक जैसी है यार, निर्णय नहीं ले पाते लोग। यस और नो? उनको खुद से ज्यादा भरोसा किस पे है? दूसरों पे। और जब तक आप दूसरों पे भरोसा करोगे, आप जिंदगी आपकी अपाहिज बने रहेगी, विकलांग बने रहोगे, जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और जिस दिन भरोसा खुद पे करोगे, आप ताकतवर बन जाओगे। हेलो, आर यू एक्साइटेड? अरे जिंदगी में खुद पे भरोसा, ये जिंदगी आपकी है।
आप चाहोगे तो अपने आप को आबाद कर दोगे और आप चाहोगे तो बर्बाद कर दोगे। दूसरे पे भरोसा करोगे, बर्बाद हो जाओगे। दूसरे तय करेंगे कि हमें जीवन में क्या चाहिए, हा? हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हमारी पत्नी को क्या चाहिए, हमारे माता पिता को क्या चाहिए, ये पड़ोसी तय करेगा। कौन तय करेगा? खुद। हमारा बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा, ये कौन तय करेगा? खुद। हमारे माता पिता का इलाज किस हॉस्पिटल में होगा, ये कौन तय करेगा? और हम पड़ोसी की सुनते हैं, दूसरों पर हमें ज्यादा भरोसा है। मैंने फोर्ड इंडिवर गाड़ी खरीदी 40 लाख की। कल शोरूम से बाहर निकलना है, सारी तैयारियां हो चुकी थी। मेरी पत्नी आई और धीरे से मेरे से कहती है, ये जी ड्राइवर बुला लीजिए। बोले काहे के लिए? कहती है इतनी बड़ी गाड़ी तो आपको भी चलाई नहीं। मैंने कहा कौन सा ड्राइवर बुला ले? बोला दिनेश पाल है ना, उसको बुला ले। उसको बुला ली। मेरा बेटा भी था साथ। बोला हाँ पापा मम्मी ठीक कर रही है। मैंने कहा चाहिए बताओ तुमको भरोसा ज्यादा दिनेश पाल पे है, मेरे पर नहीं? बोला नहीं वो बात नहीं है कि आप कभी फॉर्च्यूनर इंडिवर चलाए नहीं है ना। मैंने कहा दिनेश पाल चलाया होगा? बोला हाँ। मैंने कहा उनको फोन स्पीकर पे लिया और दिनेश पाल को मैंने मिला दिया। मैंने कहा दिनेश कल मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ इंडिवर, हासिल भी करता है, मेरे साथ रहोगे? बोला क्या करना है सर? बोला यार वो गाड़ी शोरूम से निकाल के मेरे घर पे लाना है। बोला सर ला देंगे। फिर मैंने पूछा कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? बोला 8 साल से। मैंने कहा कभी चलाया फॉर्च्यूनर इंडिवर? बोला नहीं सर चलाया तो नहीं है, लेकिन चला लेंगे। मैंने अपनी पत्नी को बोला कि सोचो कि 8 साल से गाड़ी चला रहा है और मैं 14 साल से चला रहा हूं। तुमको 8 साल में भरोसा है, साला ये 14 साल वाले पे भरोसा नहीं है। बेटा कहता है नहीं पापा बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं कहा साला ड्राइवर अगर गाड़ी मेरी कहीं लड़ा दिया ना तो जिंदगी भर मेरे दिमाग में बार बार आएगा कि यार शोरूम से निकला और मेरी गाड़ी लड़ गई। और अगर मैं लड़ा दिया ना तो मुझे जरा भी टेंशन नहीं होगा। मेहनत की कमाई से खरीदे, लड़ा दिए भिड़ा दिए, क्या फर्क पड़ता है? झुला लेंगे। बात समझ में आ रही है? खुद पे भरोसा करोगे ताकतवर बन जाओगे, दूसरों पे भरोसा करोगे अपाहिज बन जाओगे। लेकिन हमें से ज्यादातर लोग किस पे करते हैं? आरसीए में आ तो जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं, हाँ सर। 4 आदमी बोलता है भैया हम भी करके छोड़ दिए, 5 बार आईडी ले चुके हैं। पहले मुजफ्फरपुर बोले मैं 12 बार आईडी ले चुका हूं। मैं नाम नहीं बताऊंगा यार। सोचिए 12 बार आईडी लिया। मैंने कहा 13वीं बार कब ले रहे हो? बोला सर आप बोलो ना, आप ही के साथ ले लेता हूं। मैं बोला भैया मेरे से दूर रहना। अरे जो 12 बार फेल हुआ है साला 13वां बार में सफल हो जाएगा। हाँ? अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, आईडी बदलने से जिंदगी नहीं बदलेगी। कुछ लोग कंपनी बदल के थक गए, कहते हैं भाई साहब मैंने बहुत सारी कंपनियां कर ली, कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं। अरे कंपनी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, आईडी बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है खुद के बदलने से। खुद के बदलने से मेरी तो एक ही कंपनी है आरसीए यार, फर्स्ट एंड आरसीए इज द लास्ट। जब मैं जुड़ा था लोगों के पास ज्यादा था, लोग बोलते थे आपको भी नया नया बुखार चढ़ा है। मेरा क्या होगा? उतर जाएगा। मेरा कितने दिन उतर जाएगा? 6 महीना। हमको नहीं चढ़ा। अरे भाई साहब नौकरी करिए, ये सभी कुछ रखा। कई लोग बोलते थे 4 कंपनी का नाम बताते थे, कुछ 10 कंपनी का नाम बताता था। मैंने ये भी किया वो भी किया वो भी किया, ऐसी कंपनी का नाम बताते थे जिसका मैं कभी सुना ही नहीं था। करके छोड़ दिए। तो जब लोग बोलते थे करके छोड़ दिए तो मैं पता क्या जवाब देता था? मैं मुस्कुराता था, मैं बोलता था ये जितनी कंपनी का नाम ले रहे हैं ये सब मेरे पास भी आया था, लेकिन हमने नहीं किया। मैं बिना किए छोड़ दिया, आप करके छोड़े। बताओ समझदार कौन है? दीवार में सर पिटने के बाद पता चला ये दीवार है, और हमें पहले ही पता चल गया मत मार।
मैंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया किसी कंपनी को। RCM इज द फर्स्ट। RCM is the last. अरे जिंदगी बदलने के लिए एक कंपनी काफी है जिसका नाम है RCM. जय RCM. बस पकड़ लो मेरे दोस्त, गलत नहीं है। लोगों को लगता है RCM पुरानी हो गई, यार जो पहले जुड़ता है ना वही कामयाब होता है। 90% नेटवर्किंग में आपको एक बहुत बड़ा ग्रुप मिलेगा जो भी नई कंपनी आती है उसमें जुड़ते हैं। उनसे पूछिए, एक लड़का मेरे को मिला, बोला भाई साहब आप बेवकूफ बना रहे हैं, आप ही कंपनी बदले हैं। मैंने कहा कौन सा बदले बताओ? बोला यूनियन बैंक भी कोई कंपनी था, उसको आप बदले कि नहीं बदले? मैंने कहा यार तू बड़ा साला इसको बड़ा निकला, मेरे को कभी सोचा ही नहीं कि हाँ भाई मैंने तो यूनियन बैंक छोड़ा यार। मैंने कहा मेरे भाई यूनियन बैंक नेटवर्किंग नहीं था। हेलो Yes. अरे यूनियन बैंक जब मैं छोड़ा था उस समय 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। आज उस बैंक का टर्नओवर 100 करोड़ हो गया। वहां पे डी कुमार को देख के कोई नहीं आता, सब बैंक को देख के आता है, यूनियन बैंक को देख के। यस और नो? यस और नो? स्टेट बैंक के ब्रांच में ट्रांसफर हो जाता है तो उस बैंक का धंधा बैठ जाता है कि बढ़ जाता है? अरे वहां व्यक्ति की पूजा नहीं होती, वहां संस्था की पूजा होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में व्यक्ति की पूजा होती है। आपकी पूजा होगी, आपकी पूजा होगी, आपकी पूजा होगी, आपकी पूजा होगी। जिस इंसान को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, कभी कोई किताब नहीं पढ़ा, एक दो मीटिंग देख लेता है और कहता है हमको सब पता है, और वही इस तरह की बातें करते हैं। साथियों आज बहुत सारा ज्ञान देंगे आपको, लेकिन लेना चाहेंगे ना तब काम करेगा, और नहीं तो काम नहीं करेगा।